Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Today we are going to discuss the words related to literature, speech and works. तो आज के इस लेक्चर में हम एचटेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होंगे और कुछ स्पीच से रिलेटेड होंगे और कुछ वर्क से जो कि इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम उन वर्ड्स को करेंगे। तो इनमें सबसे पहले है लीजेंड। लीजेंड क्या होता है? एन ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। एक ऐसी कहानी जो या तो सत्य हो सकती है या फिर सत्य नहीं भी हो सकती, यानी कि किसी कहानी पर विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसी कहानी को हम क्या कहते हैं? ऐसी कहानी को हम लीजेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड होगा लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी वर्ड आपका पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन डिक्शनरीज लिखना चाहता है, कोई भी डिक्शनरी लिखना चाहता है, तो उस शब्दकोश को लिखने के लिए कुछ थ्योरी होती है जो, और उसकी प्रैक्टिस की जाती है या फिर किसी सिद्धांतों को या फिर किसी अभ्यास को किया जाता है। यानी कि सब कुछ डिक्शनरी लिखने से पहले का एक शोध, एक रिसर्च, उसे हम क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफी। यानी ऐसी थ्योरी जिससे क्या सीखा जाता है, किस चीज़ का अभ्यास किया जाता है? एक डिक्शनरी लिखने का। तो उसे हम क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। यानी कि लेक्सिको मीन डिक्शनरी से रिलेटेड होगा और ग्राफी क्या होता है? अध्ययन करना किसी चीज़ का। यानी एक लेक्सिकोग्राफी लिखने के लिए क्या करता है? एक व्यक्ति कुछ अध्ययन करता है एक डिक्शनरी लिखने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है लूसिड। लूसिड वर्ड आपका बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो लूसिड का क्या होगा अर्थ यहाँ पर? वेरी क्लियर। जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, जो वेग नहीं है, हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है और जिसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी क्लियर, यानी कि लूसिड। नेक्स्ट है फोर्थ, एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? अ शॉर्ट नरेटिव स्टोरी ऑफ एन इंसिडेंट और रियल पर्सन। किसी भी व्यक्ति की जो कि एक वास्तविक व्यक्ति होता है, उसके कोई भी इंसिडेंट या उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंट, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एक नरेशन लिखते हैं, एक नरेटिव स्टोरी लिखते हैं, एक कहानी लिखते हैं। आप इसको एज ए डायरी याद कर सकते हो। एनेक्डोट क्या होगा? एज ए डायरी। जैसे हम अपनी डेली जो हमारी रूटीन होती है, जब हम उसको किसी डायरी में इंक्लूड करते हैं अपनी रूटीन को, जो भी हमारी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, जब हम उनको किसी चीज़ में लिखते हैं, तो उस कैटलॉग को हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट। एनेक्डोट उसको कहा जाता है। ये भी वर्ड आ चुका है एग्जाम में। एनोनिमस, ये तो बहुत बार आ चुका है। अनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? विदाउट द नेम ऑफ द राइटर। जब किसी वर्क को पब्लिश्ड विदाउट नेम, बिना किसी नाम के कोई राइटर पब्लिश करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनोनिमस। यानी ऐसा वर्क जिसके राइटर के बारे में हमें ना पता हो, या फिर वो किसी फेक नाम से क्या करता है? किसी वर्क को पब्लिश करवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोनिमस। नेक्स्ट है हमारे पास कैलीग्राफी। अब कैली देखिए एक रूट वर्ड है। कैली मीन एक रूट वर्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? कैली मीन होता है गुड। तो कैली मीन क्या होता है? गुड। जहाँ भी आपको कैली से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिले तो उसका अर्थ जो निकलेगा वो गुड से रिलेटेड होगा, यानी कि अच्छा ही होगा उसका अर्थ। कोई बैड सेंस या फिर नेगेटिव सेंस वहाँ पर नहीं निकलते। तो कैली वर्ड है जो एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। कैलीग्राफी क्या होगा? आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। कैली किससे रिलेटेड होगा? हैंड राइटिंग से, यानी कि जिसकी राइटिंग कैसी हो? बिल्कुल अच्छी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है? हैंड राइटिंग से रिलेटेड होगा,
कैली, तो कैलीग्राफी मीन आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो अच्छे लेखन की कला, यानी कि जो व्यक्ति अच्छा लिखता है, सुंदर लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। नेक्स्ट है कैको। कैको एक वर्ड है जो किससे रिलेट होता है, बेड से। जहाँ भी कैको से रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो आपको बेड से उसको क्या करना है, रिलेट करना है। तो कैकोग्राफी क्या होगा, बैड हैंड राइटिंग। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। कैलीग्राफी गुड हैंड राइटिंग होगी, और कैकोग्राफी क्या होगा, एक बैड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेकिज्म। अब कैटेकिज्म है जो, ये भी वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कैटेकिज्म द समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ए रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक ऐसी समरी जिसमें कुछ सिद्धांत दिखाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिखाए जाते हैं ऑफ ए रिलीजन, किसी भी धर्म से रिलेटेड सिद्धांतों को जब क्वेश्चन एंड आंसर्स की लैंग्वेज में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटेकिज्म। तो कैटेकिज्म क्या होता है, ऐसी समरी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे सिद्धांत किसी भी धर्म से रिलेटेड, या हम उसको कह सकते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स यूज्ड फॉर टीचिंग पीपल अबाउट द बिलीव्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। यानी कि ऐसे सिद्धांत जो किसी व्यक्ति को या फिर लोगों को सिखाए जाते हैं क्रिश्चियन चर्च के सिद्धांत, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैटेकिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिफर। अब देखिए डेसिफर क्या होता है, यहाँ पर डेसिफर को अगर हम बात करें तो वो होगा टू सक्सीड in reading or understanding something that is not clear। अब क्या होता है, ऐसी चीज़ों को पढ़ने में सक्सीड हो जाना, सफल हो जाना, यानी कि सक्सेसफुल हो जाना, ऐसी चीज़ों को पढ़ने में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, जब हम कोई ऐसी चीज़ समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं होती। यानी कि आप लगा सकते हो हिसाब, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी हिस्ट्री में, वहाँ पर, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, वहाँ पर आपने देखा होगा एक ऐसी लैंग्वेज भी है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी राइटिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको पढ़ना और समझा जा सके, पढ़ा और समझा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, डेसिफर। यानी किसी चीज़ को समझ लेना और पढ़ लेना और उसमें सफलता पा लेना, उसे हम कहेंगे डेसिफर। इपिस्टल। इपिस्टल क्या होता है, ये भी वर्ड आ चुका है, इपिस्टल कॉम्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। जब हम कोई भी कंपोजिशन, यानी कि कोई भी लेख होगा या फिर कोई भी राइटिंग होगी लिटरेचर की, जब हम क्या करते हैं, उसे लेटर फॉर्म में राइट करते हैं, यानी कि एक पत्र के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टल। कुछ वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में, आपको पता भी होगा, जो एपिस्टल फॉर्म में लिखे गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टलरी फॉर्म कहते हैं, एपिस्टलरी फॉर्म, एपिस्टलरी फॉर्म उसे कहते हैं, यानी कि पत्र के रूप में, एक लेटर के फॉर्म में कुछ राइट करना। फिर आता है देखिए यूफिमिज्म। यूफिमिज्म क्या होता है, एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए मोर डायरेक्ट वन when we talking about something unpleasant और embarrassing। जब क्या होता है, किसी वर्ड को और किसी एक्सप्रेशन को, किसी अभिव्यक्ति को जब हम सीधे तौर पर कहे बिना, कैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ कह देते हैं, या फिर कुछ वर्ड हम इनडायरेक्ट वे में कहते हैं ताकि वो प्लीजेंट लगे, ताकि वो अनप्लीजेंट ना लगे। तो जब हम किसी ऐसे शब्द को, ऐसे जो कि बिल्कुल बैड सेंस देता है या फिर अनप्लीजेंट लगता है सुनने में, जब हम उस वर्ड को प्लीजेंट वे में बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूफिमिज्म।
आपने देखिए यहाँ पर एक वर्ड बताती हूँ आपको, जब हम कहते हैं समवन इज डाइड यानी कि कोई मर गया है, तो उसके लिए मर गया वर्ड की जगह अगर हम यूज़ कर लेते हैं ही हैज़ पास्ड अवे, ये कह देते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, यूफिमिज्म का, ताकि वो कहने में बुरा ना लगे, कोई बुरी सेंस वहाँ पर ना निकले। नेक्स्ट है यूरोडाइट। यूरोडाइट क्या होता है, अ स्कॉलरली हैविंग ग्रेट नॉलेज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी। जब किसी के पास विद्वतापूर्ण क्या होती है, कोई नॉलेज होती है, यानी कि जब हम या फिर कोई विद्वान की तरह क्या करता है, एक नॉलेज रखता है, एक स्कॉलरली नॉलेज रखता है, विद्वता भरी नॉलेज रखता है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूरोडाइट। यूरोडाइट वर्ड भी आ चुका है आपका। नेक्स्ट देखिए इपिलॉग। इपिलॉग भी आ चुका है एग्जाम में। इपिलॉग क्या होता है, अ कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। जब एक प्ले लिखा जाता है, कोई नाटक लिखा जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर लास्ट में, उस प्ले के लास्ट में जो कंक्लूडिंग स्पीच होती है, यानी कि लास्ट में एट द एंड ऑफ ए वर्क व्हेन वी मेक्स अ कंक्लूडिंग स्पीच, तब हम किसका यूज करते हैं, एपिलॉग का। यानी कि जब कोई प्ले खत्म होने वाला होता है, निष्कर्ष के रूप में कोई स्पीच ऐड कर दी जाती है वहाँ पर, तो उस स्पीच को हम क्या कहेंगे, एपिलॉग। एपी को कैसे याद रख सकते हो आप, ई से ही एंड आता है और ई से ही एपिलॉग आता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है, ये वर्ड भी आ चुका है एग्जाम में। एटिमोलॉजी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स। जब हम किसी रूट वर्ड से, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कैली का, कैली क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है गुड, और कैको क्या होता है बैड। तो यहाँ पर ये रूट वर्ड है कैको एंड कैली। तो जब हम किसी वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब कोई शब्द किस रूट से निकल कर आता है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आ चुका है एग्जाम में ये, या फिर हम इसे कह सकते हैं अकाउंट ऑफ द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वर्ड। यानी कि किसी वर्ड की बर्थ की उत्पत्ति, यानी उसके जन्म की उत्पत्ति, कहाँ से कोई वर्ड निकल कर आया, वही कहने में अर्थ क्या निकलेगा, रूट। यानी कि जब किसी वर्ड की रूट से उस वर्ड की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटिमोलॉजी कहेंगे। तो नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मीन्स स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं थॉट, या कोई भी स्पीच या फिर कोई भी थॉट, कोई भी विचार जो कि हम विदाउट प्रिपरेशन कहीं पर बोल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पर। यानी बिना किसी तैयारी के जब हम कोई स्पीच देते हैं, तो उसे हम एक्सटेम्पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 16th है फेबल। फेबल मीन्स मोरल स्टोरीज विद एनिमल करैक्टर्स। एनिमल करैक्टर्स के अलावा इसमें क्या कुछ हो सकता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। कोई भी एनिमल्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनको हम यूज़ करते हैं फेबल में। और क्या होती है, ये एक मोरल स्टोरी होती है। फेबल किसको कहते हैं, नैतिकता से भरी हुई कहानियाँ जो हमें कोई ना कोई उपदेश देती है, कोई सीख देती है, तो ऐसे कहानियों को हम क्या बोलते हैं, फेबल। और उनमें कुछ करैक्टर्स होते हैं जो कौन होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं, सजीव नहीं होती, निर्जीव चीज़ें। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग या फिर एबिलिटी टू स्पीक वेल। ऐसी एबिलिटी यानी कि ऐसी योग्यता जब किसी इंसान में होती है कि वो बिना किसी तैयारी के ही कहीं पर भी स्पीच दे सकता हो, कहीं पर भी बोल सकता हो, तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऐसा टैलेंट जिसमें बहुत अच्छा बोला जाए, यानी कि बहुत अच्छा बोलने का टैलेंट, या फिर ऐसी एबिलिटी जिसमें कोई बहुत अच्छे से कोई स्पीच दे सकता हो या फिर अच्छा बोल सकता हो, उसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है हेरेंज। हेरेंज क्या होता है, हेरेंज
लाउड स्पीच दैट सीम्स बैड टू हियर। ऐसी स्पीच जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोली जाती है, यानी जब हम किसी के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, चाहे तो हम किसी को अपनी बात का विश्वास दिलवाना चाहते हो या फिर हम किसी का कड़ा विरोध करना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए जब हम बिल्कुल लाउड नॉइस की तरह ही लगा लीजिए, बहुत शोर शराबा करते हैं, ऐसी स्पीच बोलते हैं जो क्या लगती है, सीम्स बैड टू हियर और बैड टू टेस्ट, यानी कि ऐसी स्पीच जो सुनने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो उसे हम हैरेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है हिम। इसको देखिए, हाइमन नहीं कहते, इसको कहते हैं हिम। हिम मीन्स पोएम संग इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हिम को कहते हैं भजन, यानी ऐसी पोइम जो क्या की जाती है, गॉड की प्रेज में, भगवान की प्रशंसा में गाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, भजन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हिम। नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी रीड, या फिर उसको हम कह सकते हैं इनडेसिफरेबल। अभी डेसिफरेबल पढ़ा था हमने या फिर डेसिफर पढ़ा था, तो वैसा ही है ये, इसके आगे इन लगा है, यानी जिसे हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रीड, उसे हम कहते हैं इलिजिबल। नेक्स्ट है इन टोटो। इन टोटो मीन कम्प्लीटली या फिर एंटायरली, जब हम कोई चीज़ पूरी तरह से कर देते हैं, पूरा कर देते हैं किसी काम को, उसे हम कहते हैं इन टोटो। मैक्सिम। मैक्सिम क्या होता है, प्रोवर्ब और फिर सेइंग भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कोई भी कहावत जिसको हम बोलते हैं मैक्सिम। मेडन स्पीच, किसी भी स्टेज पर या फिर कहीं भी हम अपनी जब फर्स्ट स्पीच कहीं पर देते हैं तो उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच। तो मेडन स्पीच क्या होगा, फर्स्ट स्पीच। ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स गुड स्पेलिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं सिस्टम ऑफ स्पेलिंग। जब हम लिटरेचर के अंदर एक सिस्टम से स्पेलिंग्स को यूज़ करते हुए चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट है पेडेंट। पेडेंट क्या होता है, वन हु डिस्प्लेज हिज नॉलेज, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज होने का दिखावा करता है, उसे हम बोलते हैं पेडेंट। पेडेंट यानी कि क्या होगा यहाँ पर, एक रूढ़िवादी इंसान जो पंडित्य गुण दिखाता है, पंडितवादी गुण दिखाता है, यानी दिखावा करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं पेडेंट। उस पर्सन के लिए हम पेडेंट वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पैरेबल। पैरेबल मीन क्या होगा, मोरल स्टोरी। कोई भी नैतिक कहानी होती है जो, उसको हम बोलते हैं मोरल स्टोरी को बोलते हैं हम पैरेबल। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म या फिर प्लेजरिज्म, इसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, लिटरेरी थेफ्ट, यानी कि लिटरेरी थेफ्ट। जब हम लिटरेचर में से या फिर हम किसी के वर्क को, किसी की ऑडियो को, किसी की वीडियो को कुछ भी चोरी करते हैं जब, यानी कि दूसरे के वर्क में से अपने वर्क में हम डायरेक्ट किसी चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, लिटरेरी थेफ्ट यानी कि साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड क्या होता है, अ स्टेट रिमार्क दैट बिकम्स डल ड्यू टू रिपीटेड रिमार्क। स्टेट रिमार्क यानी कि कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी ऐसा कथन या फिर कोई भी ऐसी कहावत या कोई भी वर्ड है जिसे हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, डेली एक ही चीज़ का यूज़ करते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिट्यूड। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण कोई चीज़ अपना वास्तविक अर्थ ही जब खो देती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिट्यूड। जैसे आपने देखा होगा कई पर्सन ऐसे होते हैं जो हर बात में सॉरी सॉरी सॉरी, सारा दिन सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। तो देखिए सॉरी वर्ड का इतना ज़्यादा यूज़ करने के कारण उसको हम क्या कहेंगे, प्लेटिट्यूड। यानी कि सॉरी जो शब्द है आजकल उसका अर्थ बिल्कुल भी हमें
प्रतीत नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता सॉरी वर्ड को, जैसे कोई मजाक की तरह हम फील करने लगे हैं सॉरी वर्ड को आजकल। तो देखिए उसे हम बोलेंगे प्लेटिट्यूड। अब देखिए इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? विदाउट प्रिपरेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पर, जिसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सटेम्पर। जब हम बिना किसी प्रिपरेशन के कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है सोलिलक्वी। सोलिलक्वी वर्ड है, आ चुका है एग्जाम में और बहुत बार ये रिपीट होता है, प्लेजरिज्म और सोलिलक्वी। सोलिलक्वी क्या होगा? स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वनसेल्फ। जब हम अपने विचारों को जोर जोर से बोलकर खुद के सामने ही प्रकट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं जब खुद से ही बातें करते हैं तेज आवाज़ में, लाउड वॉइस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सोलिलक्वी। खुद से ही ज़ोर ज़ोर से बातें करना, जैसे आपने नींद में देखा होगा, मैकबेथ है जो हमारे फेमस राइटर है, पोइट है शेक्सपियर, उनका वर्क है मैकबेथ, उसमें आपने देखा होगा सोलिलक्वी बार बार यूज की जाती है वहाँ पर उस वर्क के अंदर। नेक्स्ट देखिए ओबिचुअरी। ओबिचुअरी क्या होता है? इसको ओबिचुअरी बोल देते हैं। ओबिचुअरी मीन मैसेज फॉर ए डेड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, यानी कि कोई भी मैसेज जो एक डेड पर्सन के लिए, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगजीन्स में, मैगजीन में नहीं, न्यूज़पेपर में ही आपने देखा होगा। न्यूज़पेपर में क्या डाल देते हैं? किसी की मरने की खबर डाली जाती है, जो निधन की खबर डाली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओबिचुअरी उसको बोला जाता है, ओबिचुअरी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मीन क्या होगा? ओनली इन स्पोकन फॉर्म। सिर्फ स्पोकन फॉर्म में जब हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर कुछ यूज़ करते हैं, उसको रिटन फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, सिर्फ हम बोलने में ही उसका यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट होगा प्रोलॉग। प्रोलॉग भी आ चुका है एग्जाम में। प्रोलॉग होगा अ स्पीच एट द स्टार्टिंग ऑफ ए प्ले। जब कोई स्पीच किसी प्ले के स्टार्टिंग में ही डाली जाती है, जिसे हम देखिए क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि जब किसी स्पीच को प्ले के बिल्कुल स्टार्टिंग में डाला जाता है या फिर कुछ भी रिटन वर्ड्स होते हैं प्ले के स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्बिएज। वर्बिएज क्या होता है? यूज ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट द रियल मीनिंग गेट्स लॉस्ट। जब हम बार बार इतने अधिक वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, या फिर जब हम कोई स्पीच देते हैं तो हम बिना किसी मतलब के कुछ वर्ड्स को उनमें इंक्लूड करते जाते हैं स्पीच में, जिस कारण से क्या होता है, जो उसका रियल मीनिंग है उस स्पीच का वो ख़त्म ही हो जाता है। तो ऐसे स्पीच को या फिर ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? वर्बिएज। यानी किसी स्पीच में एक्स्ट्रा या फिर या ये लगा लीजिए बहुत ज़्यादा वर्ड हम यूज कर देते हैं, जिसके कारण उसका स्पीच का रियल मीनिंग ही ख़त्म हो जाता है, वास्तविक अर्थ ही नहीं रहता, उसको हम कहेंगे वर्बिएज। नेक्स्ट है वर्बैटिम। वर्बैटिम देखिए ये भी वर्ड आ चुका है। वर्बैटिम क्या होता है? एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, या फिर इसी को हम कह देते हैं, देखिए ये ऑप्शन आया था एग्जाम में वर्बैटिम के। तो वर्बैटिम मीन वर्ड फॉर वर्ड। जब हम किसी वर्ड का एग्जैक्टली यूज़ करते हैं या फिर रिपीट करते हैं एग्जैक्टली किसी वर्ड को, मान लो आप देखिए जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो कोई वर्ड आप वहाँ पर सुनने की कोशिश करते हो, तो उसका जो एग्जैक्ट यूज़ है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्बैटिम कहेंगे। यानी किसी वर्ड का सेम वैसे ही यूज किया जाए जैसे कि वो होता है, तो उसे हम वर्बैटिम कहते हैं, वर्ड फॉर वर्ड यानी कि शब्दांश। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है वर्बोज। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। वर्बोज मीन फुल ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल वर्ड से भरे होना। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वर्ड से फुल रहता है, सारा दिन जितना मर्जी उसको बुलवाते रहो वो बोलता ही रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्बोज, यानी कि फुल ऑफ वर्ड्स, जिसे हम वाचाल भी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो किससे रिलेटेड होंगे? लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, और इनमें से कुछ वर्ड्स एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।